प्रधानमंत्री 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना। यूएई पहला पड़ाव। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी करेंगे दौरा। साझेदारी और सहयोग को मिलेगा नया आयाम। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। कोयला उत्पादन क्षमता वृद्धि समेत कई एजेंडों पर चर्चा। खूंटी में लाह बीज बैंक को लेकर बड़ी पहल। कृषि मंत्री अधिष्ठापन कार्यक्रम में हुई शामिल। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की नई परीक्षा तिथि का किया ऐलान। 21 जून को पुनः परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने कहा, विद्यार्थी हित सर्वोपरि, कदाचार मुक्त परीक्षा पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली से रवाना हुए। यूएई उनका पहला पड़ाव होगा। श्री मोदी इसके अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की भी यात्रा करेंगे। इस दौरान सहयोग और साझेदारी को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। यूएई मित्रता और दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और यूएई के नेतृत्व और जनता के लिए एक अनमोल रत्न के समान है। अल हाशमी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद फरवरी में क्राउन प्रिंस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित मुलाकातों का सिलसिला जारी है और दोनों नेता वर्ष में कई बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। पश्चिम एशिया घटनाक्रम के मद्देनजर वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में ईंधन बचत को लेकर जन आंदोलन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में खास और आम इस पर अमल करते हुए राष्ट्र हित को सर्वोपरि बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर की गई ईंधन संरक्षण की अपील के बाद खुद का काफिला क्या छोटा किया कि हर तरफ इसका असर दिखाई देने लगा है। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेता सब पीएम मोदी की अपील का पालन करने में जुट गए। कोई बाइक तो कोई मेट्रो तो कोई ट्रेन तो कोई ई रिक्शा की सवारी करता नजर आया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार की सवारी छोड़ बाइक से विधान भवन पहुंचे, तो वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत रेलवे स्टेशन से गुरुकुल कुरुक्षेत्र तक साइकिल से गए और ईंधन संरक्षण का संदेश दिया। हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चलें जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने वाहनों के काफिले को कम करते हुए सिर्फ 3 वाहन शामिल किया। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, आईसीएआर और लैंड रिसोर्सेज विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि विभाग इस संभावना पर विचार करे कि बिना काम का नुकसान किए कैसे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। अधिकारी देखें कि एक ही कार्य में लगे 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को अल्टरनेट दिन बुलाने पर विचार करें। कर्मचारी कारपूलिंग पद्धति को बढ़ावा दें। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सरकारी गाड़ी की जगह ई रिक्शा के प्रयोग की बात कर रहे हैं। हमने तय किया कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो जाए तब तक कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे कोई काम जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं उनको भी छांटने का प्रयास करें। बीकानेर में जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं, उस सब कार्यक्रमों में मैं सरकारी गाड़ी के बजाय ई रिक्शा के माध्यम से वो सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री की अपील के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और कहा कि दिल्ली सरकार मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाएगी। इसके तहत सरकारी कार्यालय में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। निजी कार्यालयों को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रखने का सुझाव दिया गया है। सरकारी वाहनों को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही अब हर महीने मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे।
सभी मंत्री और अधिकारी कर्मचारी जहां संभव हो वहां मेट्रो से ऑफिस जाएंगे। अगले 6 महीने तक कोई भी नए व्हीकल की खरीदारी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से अपील की कि लोग हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाएं। हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे। इसके अलावा कई बड़े नेता भी कार की सवारी छोड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक और पटना से लेकर महाराष्ट्र तक तस्वीर बदलती दिख रही है। वीआईपी कल्चर की पहचान बन चुके लंबे चौड़े काफिले अब गुजरे जमाने की बात हो सकते हैं। पीएम का संदेश साफ है कि अगर देश का ईंधन बचाना है तो पहले सत्ता के शिखर से शुरुआत होगी और अब इसका इफेक्ट भी नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी अगले 90 दिनों तक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग पर भी ज्यादा बल दिया है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्य में भी राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई राजनेताओं ने ईंधन बचत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री की अपील के बाद केवल 2 वाहन के साथ चलने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी लोगों से ईंधन बचत के जन अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ईंधन बचत को समय की मांग बताते हुए सभी को इसके लिए प्रेरित किया है। श्री मुंडा ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने खुद भी अपनी गाड़ियों में कटौती की है। वैश्विक चुनौतियां जो आज के दिन में दुनिया के सामने है, उसमें भारत भी है और वैश्विक चुनौती में भारत अपने आप को कैसे संभाले, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो उसके रचनात्मक पक्ष को देखना चाहिए और वैश्विक चुनौतियों की समीक्षा करते हुए स्वयं भूमिका वैसे चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो सबको सुनिश्चित करना चाहिए, बजाय इसके आलोचना करने के। इधर झारखंड न्यायिक अकादमी ने ईंधन बचत के मद्देनजर न्यायिक प्रशिक्षण व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक के निर्देश पर अकादमी ने निर्णय लिया है कि अगले आदेश तक उसके सभी प्रशिक्षण सम्मेलन और कार्यशालाएं अब ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। ईंधन आपूर्ति की सप्लाई चेन को बरकरार रखने की दिशा में प्रशासनिक महकमा जुटा है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल पेट्रोल डीजल की स्थिति पर तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने सुचारू आपूर्ति पर बल दिया, साथ ही लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीदारी नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार वाहनों में ईंधन भरवाया जाए और लोग अनावश्यक स्टॉकिंग से बचें। इधर झारखंड समेत देश भर में एलपीजी की सप्लाई भी निर्बाध रूप से जारी है। 2 और जहाज एलपीजी लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि एक जहाज 16 मई को कांडला में जबकि दूसरा जहाज 18 मई को न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचेगा। of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 13th May and is expected to arrive at Kandla on 16th May 2026. Another vessel, that is NV Sunshine, an LPG carrier and Vietnam flagged vessel carrying 46,427 metric ton of LPG cargo for India with 24 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 14th May and expected to arrive at New Mangalore on 18th May 2026.
इधर तेल कंपनियों ने वैश्विक ईंधन संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के मूल्य में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। देश में 4 साल बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव करते हुए आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दरों में भारी उछाल आया है, जिसके कारण ये वृद्धि जरूरी हो गई थी। हालांकि वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने पड़ोसी देशों की तुलना में कीमतों में काफी हद तक नियंत्रण रखा है। इससे पहले अप्रैल 2022 से तेल की कीमतों को स्थिर रखा गया था। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 रुपए की कटौती की गई थी। कच्चे तेल का आयात जो फरवरी में $69 प्रति बैरल था, वो अब 113 से 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। कंपनियों का घाटा बढ़ने के कारण अब दरों में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झारखंड प्रवास के क्रम में आज रांची में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने सीएमपीडीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की। इस दौरान कोयला उत्पादन क्षमता वृद्धि, डिजिटीकरण और वैज्ञानिक खनन और सतत विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री दुबे ने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति और परिवर्तनकारी यात्रा में सीएमपीडीआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोयला राज्य मंत्री ने कल बोकारो में जारंगडी परियोजना और संशोधित माइन क्लोजर प्लान की भी समीक्षा की। कथारा स्थित कौशल विकास केंद्र का भी उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षुओं से मुलाकात और संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। दौरे के क्रम में उन्होंने स्थानीय सीसीएल कार्यालय में रांची के नन्हे तैराक ईशांक सिंह समेत अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का 20 मई को रांची दौरा प्रस्तावित है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस दिन रांची एयरपोर्ट पर धरती आबा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही कई यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन होगा। श्री सेठ ने कल रांची एयरपोर्ट पर तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रांची एयरपोर्ट अब केवल यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि झारखंड की संस्कृति, कला और आतिथ्य का भी नया केंद्र बनेगा। भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पार्टी ने आज से लेकर 20 मई तक किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाने की घोषणा की है। कल रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी की कोर समिति की बैठक हुई, जिसमें भावी कार्यक्रमों को सफल बनाने को लेकर काफी देर मंथन हुआ। आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया और सरकार की कथित नाकामी के खिलाफ आंदोलन तेज करने का संकल्प दोहराया। उसको लेकर के जो आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन, या फिर अभी पानी और बिजली को लेकर के जिलों में प्रदर्शन, और अभी जिस तरह से ओलावृष्टि हो, चाहे किसानों को जिस तरह से ठगा गया है, वो ठगा गया है। उनको ये कह करके भी कि 3200 रुपया हम धान खरीद मूल्य देंगे, डीएपी और बाकी जो एरिया है उसका जो कालाबाजारी है, और जो ओलावृष्टि से जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान है, उसको लेकर के प्रखंडों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। उसको सफल बनाने की रणनीति पर प्रशिक्षण का जो हमारा महाअभियान प्रारंभ हुआ है, अब हमारा प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिलों में जो प्रशिक्षण होना है उस पर गवेषणा किया गया है। और कुल मिलाकर के इस राज्य सरकार के फेलियर को जनता को बताने के लिए रणनीतिक आलोचना की गई है। खूंटी में लाह बीज बैंक को लेकर बड़ी पहल हुई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कल अधिष्ठापन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई।
कृषि विज्ञान केंद्र में पहली बार सिद्ध कोफेड के माध्यम से लाह बीहन उत्पादन की व्यवस्था तैयार की गई है। अब खूंटी के किसानों को लाह बीहन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ लाह खेती को बढ़ावा देने की अपील की। खूंटी में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केवीके में हम लोगों ने ब्रूड लाख बैंक का अधिष्ठापन का शिलान्यास किया है। इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि झारखंड में हम लोग लाख को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, मगर जब किसानों को लाख की बीहन देने की बात आती है तो हम लोग अन्य राज्यों पे बीहन के लिए निर्भर होते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य है कि हम लोग राज्य को इसमें कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, और उसके लिए हम लोगों ने खूंटी जिला से शुरुआत किया है। आज कार्यक्रम के दौरान किसानों और एफपीओ से जुड़ी महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। क्षेत्र की दीदियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और कृषि विकास योजनाओं से जुड़ी अपनी मांगे रखीं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि सरकार की पहल से खूंटी अब लाह उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की ओर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हम लोग इसी तरह एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है और ये गांव से चलने वाली सरकार है, गांव की बात करने वाली सरकार है और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। खूंटी में शुरू हुआ यह लाह बीज सेंटर सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि किसानों की आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत मानी जा रही है। अब स्थानीय किसानों को बेहतर गुणवत्ता का लाह बीहन अपने ही जिले में उपलब्ध होगा, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ उनकी आमदनी में भी इजाफा होने की उम्मीद है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। ट्रेजरी घोटाले की जांच में अब ईडी भी शामिल हो गया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज किया है। एजेंसी अब ट्रेजरी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी। ईडी की जांच में एंट्री से ट्रेजरी घोटाला मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सदर अस्पताल चाईबासा में आयोजित आयुष गतिविधियों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में आयुष चिकित्सकों और योग प्रशिक्षकों को बच्चों व आमजन के बीच प्राणायाम और विभिन्न योग क्रियाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बोकारो में नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। 42 दोपहिया और ऑटो वाहनों की जांच में यातायात नियम उल्लंघन पर 65,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। अभियान अनुमंडल पदाधिकारी चास श्रीमती प्रांजल ढांडा के निर्देश पर दंडाधिकारी और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में संचालित हुआ। अभिभावकों से नाबालिग को वाहन न देने की अपील की गई। दुमका उपायुक्त ने रानीश्वर प्रखंड के आसनबनी पंचायत स्थित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला का निरीक्षण कर बकरी, पोल्ट्री और बत्तख फार्म की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। किसानों को नवीन फसल और पौधों के माध्यम से प्रशिक्षण देने, नियमित म्यूटेशन शिविर आयोजित करने और ग्रामीण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। गढ़वा में डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुनर्वास नीति के तहत लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने प्रोजेक्ट बचपन भविष्य की राहें के तहत चाईबासा के आंगनबाड़ी केंद्र गितलिपी और गिरीकोट में आयोजित बाल भोज सह जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों से संवाद किया। इस दौरान केक काटकर बच्चों का जन्मदिन मनाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। बोकारो जिले में मानव हाथी संघर्ष के स्थायी समाधान और सह अस्तित्व को लेकर पेटरवार फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त श्री अजयनाथ झा ने हाथी संघर्ष प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। बैठक में वैज्ञानिक रणनीति, ग्रामीण सुरक्षा, हाथियों के सुरक्षित आवागमन और आजीविका सुदृढ़ीकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। जामताड़ा जिले में हर शनिवार पंचायतों में वरीय अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं के सशक्त पर्यवेक्षण के लिए जांच अभियान चलाया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की समीक्षा करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर जांच एवं प्रतिवेदन संकलन के निर्देश दिए गए। अभियान का उद्देश्य योजनाओं की जमीनी स्थिति और जन समस्याओं का आकलन कर एविडेंस बेस्ड प्लानिंग के जरिए विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। चतरा जिले में एक अनोखे और प्रगतिशील किसान हैं जो अपनी फसलों को न सिर्फ अपने बच्चों की तरह पालते हैं बल्कि उन्हें गाना सुनाकर प्रोत्साहित भी करते हैं। सिमरिया प्रखंड के महेंद्र प्रसाद की पहचान आज एक ऐसे म्यूजिकल किसान के रूप में हुई है जिन्होंने राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पीएम कुसुम योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी किस्मत बदली है। महेंद्र प्रसाद के लिए खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि एक जुनून है। खेतों में जाकर फसलों का नाम लेकर गाना गाना महेंद्र का वो शौक है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उनका मानना है कि संगीत से पौधों में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हाय रे हमर झारखंड प्रदेश, कल भूल गेले सनम, कल भूल गेले जानम, हमरा फूलकोबी के बगान, कल भूल गेले सनम, कल भूल गेले जानम, हमरा फूलकोबी के बगान, और हमर झारखंड प्रदेश। महेंद्र की इस सफलता के पीछे राष्ट्रीय बागवानी मिशन का बड़ा हाथ है। इस योजना के तहत उन्हें पॉली हाउस मिला जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से नर्सरी तैयार करने का काम शुरू किया। आज उनकी नर्सरी की साख इतनी है कि चतरा के अलावा पड़ोसी क्षेत्रों से भी किसान यहां उन्नत किस्म के पौधे लेने पहुंचते हैं। जमीन में बेड बना करके नर्सरी तैयार करते थे और नर्सरी को उखाड़ के लगाते थे तो बहुत से जड़ उसका टूट जाता था और जहां हम प्लांट लगाते थे वहां पर लगभग आधा पौधा भी लगता था और आधा मर जाता था। तो बहुत बदहाली था, बहुत परेशानी उस समय था। और जब से नर्सरी तैयार कर रहे हैं पॉली हाउस में तो इसका जड़ टूटता नहीं है, जो उगता है वो लगाते हैं, सब का सब लग जाता है। खेती की लागत कम करने के लिए महेंद्र ने पीएम कुसुम योजना का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। सोलर पंप लग जाने से अब उन्हें सिंचाई के लिए ना तो डीजल की जरूरत पड़ती है और ना ही घंटों बिजली का इंतजार करना पड़ता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से उनकी फसलें अब भरपूर और कम लागत में तैयार हो रही हैं। चतरा से प्रशांत की रिपोर्ट। नीट यूजी की पुनः परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज नई तारीख का ऐलान किया। पेपर लीक की वजह से 3 मई को हुई परीक्षा एनटीए ने रद्द कर दी थी। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने आज कहा कि परीक्षाओं की शुचिता और कदाचार मुक्त परीक्षा पर सरकार का फोकस है। आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार की मत आए। हम दोनों प्रकार की मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। मादक पदार्थों के तस्करों और अवैध शराब के खिलाफ राज्य भर में पुलिस का अभियान जारी है। गढ़वा में भी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चिनिया थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब बनाने वाले सामान को नष्ट किया।
इधर गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में एक और जहां बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं एक बार फिर से कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में और करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में 20 मई तक बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। जेएससीए के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड T20 क्रिकेट लीग खेला जाएगा। जून महीने में इस लीग का आयोजन जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसे लेकर कल लीग की ट्रॉफी लॉन्च की गई। स्थित अंतर्राष्ट्रीय जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में जून माह में झारखंड T20 क्रिकेट लीग खेला जाएगा। इसी के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित कर लीग ट्रॉफी लॉन्च की गई। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने कहा कि इस लीग से स्थानीय क्रिकेटरों की प्रतिभा सामने आएगी। बहुत जरूरी है ये सब चीजें होना, और प्लेयर्स मेरे जैसे से ज्यादा मुझे लगता है वो लोग खुद का अपना आइडेंटिटी बनाएं। मेरे से हो सकता है ट्राई करें और बड़ा नाम बनाने का। हम लोग जो स्टार्ट किए हैं अभी क्रिकेट खेलना अच्छे से, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता है। इस दौरान ईशान किशन ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे बचपन से प्रीमियर लीग देखते आए हैं और उस समय इस तरह की लीग में खेलने की इच्छा होती थी। अब उन्हें इस लीग का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जो उनके लिए सुखद पल है। खाली ग्राउंड में खेलना और क्राउड के साथ खेलना बहुत बड़ी डिफरेंस होती है, और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को मोटिवेशन नहीं होता है, हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ मैच पे होता है, बट जब क्राउड सपोर्ट मिलता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मोटिवेशन होता है। काफ़ी कुछ जब ये सब छोटी चीज़ें हम देखते हैं एज अ प्लेयर, तो हम लोग भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, और हमेशा अच्छा लगता है जब क्राउड आते हैं, आपका नाम चिल्लाते हैं, आपके पास सपोर्ट होता है हमेशा। आपको पता है कि आप जब खराब भी कर रहे हो, उसमें से जो आपके अच्छे सच्चे फैंस होते हैं वो लोग आपको किसी भी मोमेंट पे सपोर्ट करते हैं। सो मैं तो हमेशा फेवर में रहता हूँ कि जितनी क्राउड आ सकती आए, क्रिकेट को एंजॉय करे, और स्पेशली मुझे लगता है जब क्राउड आती है तब प्लेयर्स ज़्यादा एंजॉय करवाने को भी देखते हैं। मौके पर जेसीआई के सचिव सौरभ तिवारी ने कहा कि लीग में रांची कैपिटल, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद किंग्स, बोकारो बुल्स, दुमका डायमंड और संथाल स्ट्राइकर्स टीमें शामिल हैं। सभी टीमों में 18 से 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड होगा। खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं वे ऑक्शन में शामिल हो सकेंगे। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है उन लोग के लिए, क्योंकि जितने भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम है सभी की स्काउटिंग आते हैं देखने के लिए। और अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो स्काउटिंग के थ्रू या अपने लोकल लीग के थ्रू वहाँ पे पहुँचे आईपीएल में खेलने के लिए। तो ये बच्चों लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम लोग चाहेंगे कि आने वाला टाइम में यहाँ से मैक्सिमम प्लेयर हो जो आगे निकल के इंडिया को रिप्रेजेंट करें। ईशान किशन के जैसा और भी प्लेयर हम लोग चाहेंगे कि झारखंड के प्लेयर हम लोग का इंडिया में रिप्रेजेंट करें। वहीं जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि झारखंड में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस लीग का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। यह आयोजन आईपीएल की तर्ज पर कराया जाएगा ताकि झारखंड के युवा खिलाड़ियों को प्रोफेशनल क्रिकेट का अनुभव मिल सके। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये T20 क्रिकेट लीग झारखंड के नए खिलाड़ियों के लिए, यंग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका होगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि इसका लाइव कवरेज भी होगा जो एक रेपुटेड चैनल में, जो पूरे विश्व में लोग यहाँ के जो T20 क्रिकेट लीग है उसको देख पाएंगे। मौके पर एसजे अपलिफ्ट के सीईओ संभव जैन, जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे, ज्वाइंट सेक्रेटरी शहनवाज नदीम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना। यूएई पहला पड़ाव। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी करेंगे दौरा। साझेदारी और सहयोग को मिलेगा नया आयाम। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रांची स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक।
कोयला उत्पादन क्षमता वृद्धि समेत कई अन्य एजेंडों पर चर्चा। खूंटी में लाह बीज बैंक को लेकर बड़ी पहल, कृषि मंत्री अधिष्ठापन कार्यक्रम में हुई शामिल। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की नई परीक्षा तिथि का किया ऐलान, 21 जून को पुनः परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने कहा विद्यार्थी हित सर्वोपरि, कदाचार मुक्त परीक्षा पर जोर।